एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल वाला। और 500 MCQs हो गए हैं। आगे शुरू करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, 500 फर्स्ट क्वेश्चन है, BPSC वाले देखेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 में महिलाओं के उद्यमशीलता पर केंद्रित नई विकास पहल कौन सी है। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो नया डेवलपमेंट इनिशिएटिव लाया गया था वो कौन सा है, तो ये BIDF है, बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड। ओके, इसमें आपको विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए ये पेश किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 2024-25 के बजट में भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP, आपको पता है जब स्टेट से रिलेटेड होता है तो वो GDP नहीं GSDP होता है, उसका कितना प्रतिशत पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किया गया है। बेसिकली कैपिटल, पूंजीगत व्यय क्या होता है, कैपिटल आउटले, कितने के लिए किया गया है, इट इज़ 6.19%। तो याद रखेंगे बजट के नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है NSSO 2022-23 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में पुरुषों की बेरोजगारी दर क्या है। ये मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं, तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 9.8%, ठीक है। बाकी रेट्स भी देखेंगे आप। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में महिला निर्यातकों का वैश्विक स्तर पर समर्थन करने के लिए कौन सा प्रमुख फंड स्थापित किया गया है। वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली कौन सा फंड स्टैब्लिश किया गया है। मैंने पहले भी इस फंड के बारे में जब डिस्कस किया था तो बताया था ना, वीट फंड से याद कर सकते हैं, वीट जो भी आप सो ज्ञान है, WEIDE। ये है विमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। इस फंड को किया गया है फॉर ग्लोबल, ताकि आप विमेन एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट कर सकें ग्लोबली। तो याद रखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस इसको ऐसे पॉइंट्स को आप अपने आगे चल के मीन्स में भी यूज़ करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि NSO के अनुसार 2023-24 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर क्या है। पहले हमने स्टेट्स की देखी थी GSDP, उसमें हमने कैपिटल आउटले देखा था, पूंजीवाद का कितना प्रतिशत था। इसमें आपसे पूछ रहा है GDP ग्रोथ रेट कितनी है, तो कितनी है 7.2% है। बाकी एग्ज़ाम देने जाने से पहले लेटेस्ट डेटा हम देख कर जाएंगे, अभी ये उस अकॉर्डिंग है जो आपकी मैगजीन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, ओके, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पार्क रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए शहरी स्थानीय निकायों अर्बन लोकल बॉडीज़ में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है। तो पहला तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये स्पार्क रैंकिंग है ये किसके लिए होती है ना। दूसरा, इसमें 10 लाख प्लस मतलब 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या है, इंदौर है। अब आपको पता है कि इसमें कैटेगरीज होती हैं 4 टाइप की, 10 लाख से अधिक है तो और कम वाली भी है। उनमें कौन कौन पहला है, स्पार्क रैंकिंग आप पढ़ी हुई है आपने, उसको रिवाइज कीजिए, वापस जाके देखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024-25 में भारत के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमानित प्रतिशत क्या है। फिस्कल डेफिसिट का परसेंटेज, राजकोषीय घाटे, आपको पता है एक FD होता है, फिस्कल डेफिसिट एक आपको पता है PD होता है, प्राइमरी डेफिसिट। जब आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स हटा देते हैं तो वो आपका प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है। इसको क्यों निकालते हैं, कुछ नहीं, सरकार की अपनी अपनी वो होती हैं कि हम देखें कि हमारा इतना ज़्यादा घाटा नहीं है, तो उसके लिए FD में से आपका PD निकाल दिया, इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा दिया। ऐसे आपको पता है कि एक रेवेन्यू डेफिसिट होता है, उसमें से कि कैपिटल के लिए जो एक्सपेंडिचर किया है, क्योंकि वो आगे चल के पूंजीवाद के लिए जो किया गया है वो आगे चल के हमको और इन्वेस्टमेंट देगा, तो एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकाल देते हैं जिससे छवि बरकरार रहे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है, एक क्विक रिवीजन था ये। चलिए, तो क्या है ये 3.46% है
आपका फिजिकल डेफिसिट। ये बहुत पूछा जाता है PYQs में, आप देखिए, तो ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2024-25 में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST, सबको पता है इसके बारे में, कब लागू हुआ था बता दीजिए, फिर डेट बताइएगा, के माध्यम से राजस्व सृजन के लिए लक्ष्य राशि क्या है। रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो टारगेट अमाउंट है वो कितना है, तो वो 8.17 लाख करोड़, इतने लाख करोड़ का इसका बजट है। इजी, अब आपको पता है ना। अब देखिए हम बजट के पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, किस तरीके से बजट बनता है, किस तरीके से उसकी 4 शाखाएं होती हैं अलग अलग तरीके से, रेवेन्यू, कैपिटल। एक तो आपको पता होगा कि रेवेन्यू का होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, इस तरीके का कोई प्रोसीजर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ये अपना बनाया हुआ है हमारा, ठीक है। तो एक बात बताइए, क्या बजट वर्ड संविधान में लिखा है, बजट वर्ड, और अगर नहीं लिखा है तो क्या लिखा है और उसका आर्टिकल बताइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ये आपका आज का, आर्टिकल बताएंगे क्या है और बजट को किस नाम से संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। जाके देखिए, आपकी पॉलिटी की आर्टिकल्स रिवाइज होंगे, और ये तो बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, ये तो सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। वो ये कह रहा है कि बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ है। सबसे ज़्यादा किसको हुआ है, एजुकेशन, शिक्षा को सबसे ज़्यादा हुआ है। तो टॉप 3 कौन से हैं, मतलब सबसे पहले नंबर पे तो एजुकेशन हो गया, दूसरे और तीसरे नंबर पे क्या है ये आप बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी रिपोर्ट भारत में बदलते वैश्विक संदर्भ में व्यापार के अवसरों का विश्लेषण प्रदान करती है, तो कौन सी करेगी। ऑफ कोर्स इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024, ये बता रही है। ये नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट क्योंकि मैगजीन में दे रखा है तो एक बार देख लेते हैं, है ना। मेजर चीज़ हमारी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए कि ये आपकी कौन सी रिपोर्ट है ना, कौन सी रिपोर्ट है, अब रिलीज़ कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपकी इंडिया ये डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट है ये रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो याद करनी है आपको, वो ये चीज़ है मेजर, कि ये रिपोर्ट कौन सी रिलीज़ करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है वो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आपका फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स जो है आपकी, इसको आप वेस्प रिपोर्ट भी कहते हैं शॉर्ट में। इसके अनुसार भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान क्या है। अभी हमने देखा कि NSO ने क्या बताया था, अब हम कह रहे हैं कि वेस्प के अकॉर्डिंग क्या है, तो इट इज़ 5.7%, ठीक है। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे आप GDP का ग्रोथ रेट देखेंगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे, NSO की प्रोजेक्शन ये, IMF की ये, वर्ल्ड बैंक की ये, किसी और ने दी है तो ये, वेस्प की ये। इस तरीके से आपको इम्पोर्टेंट याद रहेंगे, ठीक है। ये बना लीजिएगा, सूची बनाइए इस तरीके से। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि 2024 में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य बना है। तो 9th मेंबर कौन बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन से इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड है, आसियान से है, ब्रिक्स से है, या फिर बिम्स्टेक से है, ये बताइए। न्यू डेवलपमेंट बैंक का ये किस इंस्टीट्यूट की बैंक है। दूसरा, इसका नवा मेंबर कौन बना है, तो इसका 9th मेंबर है अल्जीरिया। अल्जीरिया, एक बार मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अफ्रीका नेशन में आपका जो ये है, अच्छा सा अफ्रीका नहीं है ना, रुको, एनीवेज आप जिससे अफ्रीका अपना बना रहे हैं और आगे ऐसे ले जाकर, ठीक है, ये आपकी हॉर्न निकल आई,
तो यहाँ पे जो आपके एटलस माउंटेन्स हैं, मैंने पूछा था ना इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो अपने मोरक्को का नाम लिया था, तो उसी में एक अल्जीरिया भी है। तो ये बताओ क्या ये मेडिटेरेनियन सी से टच करता है, एक बार देख लेना। तो ये क्या है आपको समझ में आ गया, अल्जीरिया। ओके, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओके, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? वैसे मैं ये पूछ रही थी न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो इंस्टीट्यूट आप बताएंगे उसकी स्थापना कब हुई थी ना, ये भी आप बताइएगा, ठीक है। चलो, बिम्स्टेक की कब हुई थी? 1997 में इसकी हुई थी। इसका फुल फॉर्म सबको पता है ना? नहीं पता हो तो एक बार देख लेना, पढ़ के जाना। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इजी, डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा। हेडक्वार्टर्स किधर है? चलो ये बताओ, हेडक्वार्टर किधर है इसका? आसान है वैसे, लेकिन चलो फ्री बता देना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2024 का विषय क्या था? थीम पूछ रहा है बेसिकली, विषय थीम क्या था? स्थिर वृद्धि, घटती महंगाई, स्टेडी ग्रोथ, स्लोइंग इन्फ्लेशन। ठीक है, ये आपके एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट का थीम था। आसान, रिवीजन रहना चाहिए। स्टेडी ग्रोथ, स्लोइंग इन्फ्लेशन, परफेक्ट। चलिए हमने क्या किया, हाँ 14 तक कर लिया। 15 IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या था? ये 6.8% था, लेकिन आप इसको रहने दीजिएगा। 2024 तक का आप देखिए, इतना पीछे भी नहीं जाते हैं। मैगजीन में आपका पूरा डिटेल में दिया हुआ है। चलिए आगे चलते। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में ग्लोबल स्किल्स प्रोफिशिएंसी में भारत की कौन सी रैंकिंग थी? कौन सी रैंकिंग मिली है? तो इसको मिली है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट रैंक। ओके, ये क्वेश्चन में मिसमैच हो गया है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ग्लोबल स्किल्स प्रोफिशिएंसी जो है, जिसमें भारत की रैंक 109 थी, ये कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है? तो ये ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। या तो ये ऐसे पूछ ले कि ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल स्किल प्रोफिशिएंसी में भारत की कौन सी रैंक थी, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। 109 रिपोर्ट कौन सी थी? ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे रैंक क्या है। तो ये चीज़ें तीनों तरीके से आपको याद रखिए। 109 ग्लोबल स्किल्स प्रोफिशिएंसी और ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट। कैसे भी पूछ लिया जाए आप बता सकते हैं। ठीक है, इसमें हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा मिसमैच हो गया था। एनीवेज, चलिए। IMF के अनुसार 2024 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान क्या है? मैंने कहा सारे इंस्टीट्यूट्स का पूछेगा। 2 का हमने कवर करा अभी। ये इसका क्या है? 3.2%। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस रिपोर्ट ने 2023 में रेमिटेंस में कमी लेकिन 2024 में तेज वृद्धि की संभावना पर प्रकाश डाला? क्या रिपोर्ट है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। ओके, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री 2023 में रेमिटेंस प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा था? ऑफ कोर्स इंडिया रहता है हमेशा। सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस कहाँ पे आते हैं? इंडिया के पास ही आते हैं। कहाँ से आते हैं ये बताइए, ये बता दीजिएगा। USA से आते हैं, सिंगापुर से आते हैं, कि मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री से आते हैं, ये आप बताएंगे। चलिए आगे कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कौन सा इंडेक्स, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स रिलीज कौन कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रैंक क्या है? 107। इस तरीके से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई एक चीज़, हमें यही क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना, कुछ इधर से इधर पूछ सकते हैं, इधर से इधर पूछ सकते हैं। तो 360 डिग्री प्रिपरेशन। ओके, चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंट्री ने 2024 में, किस देश ने जिग नामक डिजिटल गोल्ड समर्थित मुद्रा लॉन्च की है। बेसिकली डिजिटल गोल्ड बैक्ड, मतलब जैसे हमने ब्लॉकचेन में देखा था तो क्या था, वो जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो कोई बैक्ड करेंसीज तो होती नहीं है ना। काफ़ी सरकारों ने उनको मान्यता भी प्राप्त नहीं दे रखी है। ये क्या है, ये जो भी करेंसी है इसके पीछे बैकिंग किसकी है, गोल्ड की है। वैसे जैसे इंडियन का रुपी है, किसकी बैकिंग होती है, इंडियन गवर्नमेंट कहती है, जब आप पढ़ेंगे कि मैं धारक को इस तरीके से, आपने पढ़ा होगा कभी नोट के ऊपर तो लिखा रहता है ना, आई पे द बेयरर सर्टेन अमाउंट, ये पैसा मैं देता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है। तो ये गोल्ड से बैक किसकी है, जिम्बाब्वे। नाम से ही पता चल रहा है जिग है, गोल्ड हो गया, जी से जिम्बाब्वे हो गया, तो इट इज जिम्बाब्वे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मे बी 98% आ सकता है। चलिए 2024 में ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? तो किसके थ्रू जारी की गई थी? एम्बर इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिलीज़ किया था। ओके, ये करता क्या है बेसिकली, मतलब इसका फोकस यही रहता है कि बिजली रुझानों और नवीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित है, कि ये बताता है कि बिजली का पहले बात तो कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पार ले रही है, बचा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सी कंट्री कहाँ स्टैंड कर रही है, जो आप देखते हैं वो इसी के थ्रू होता है। तो एक रिपोर्ट आती है कहाँ से, एम्बर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट ने 2024 में भारत को विमेन बिजनेस और लॉ इंडेक्स में 60th पोजीशन दी है? वर्ल्ड बैंक विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स, बेहद आसान क्वेश्चन। ये रिपोर्ट है, इंडेक्स, इंडिया की रैंक क्या है, तो वो 60 नंबर पे है, ये याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की एनुअल मीटिंग की जो वार्षिक बैठक होती है, इसका विषय क्या था, थीम क्या था? तो थीम था आपका रीबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास को पुनर्स्थापित करना। ये तो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा ये बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग होती कहाँ है? मतलब वैसे फिक्स जगह है, पता होगी आपको तो बताइएगा। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में लोहा और स्टील जो है आपका, इसका शीर्ष निर्यातक देश कौन सा था? तो कौन था? चाइना था। ओके ठीक, ये अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को किस आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया था और किस टाइम पे चुना गया था? वाइस चेयर बना था, सप्लाई चेन काउंसिल जो आफ्टर कोविड आपकी इस काउंसिल को बनाने की बात की गई थी, जो काउंसिल बनी थी इसको इंडिया ने चेयर किया था। तो ये इसका नाम क्या था? इसका नाम था आपका IPEF, सप्लाई चेन काउंसिल, आपूर्ति श्रृंखला परिषद। चलिए इसको इंडिया वाइस चेयरमैन है इंडिया इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कुल कोयला भंडार में किस राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो उड़ीसा की हिस्सेदारी सबसे अधिक है आपकी टोटल कोल रिजर्व में, ठीक है, कुल कोयला भंडार में। अब ये बोल रहा है कि जो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है, ये तीनों हमारे जो स्टेट्स हैं, इनको मिलकर ये 69% बनाते हैं। मतलब 69% तो आपका सिर्फ इन्हीं 3 स्टेट से आ रहा है, 69% रखते हैं, जिसमें से कि उड़ीसा की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। तो आप याद रखेंगे इसका आंसर क्या है, ए, उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI एंड फॉर्च्यून 500 कंपनीज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी को किस वर्ष स्वीकृत किया गया है? अब हम ये पूछते हैं ना स्कीम डालकर कब आया कब नहीं आया, तो उसमें कह रहा है कि ये जो रिपोर्ट थी आपकी, ये जो पॉलिसी थी,
इसको कब आपको स्वीकृति प्रदान की गई थी, कब अप्रूव किया गया था? तो अप्रूव किया गया था आपका 1 नवंबर 2023। ठीक है, याद रखेंगे आप। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा इस नीति को 1 नवंबर 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ऑफ कोर्स वेस्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल ग्रोथ रेट क्या है 2024 और 25 के लिए? विश्व आर्थिक समिति और संभावनाओं सितंबर 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2024 और 2025 के लिए वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान क्या है? तो ये है 2.7% दोनों ही वर्षों के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2024 तक न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा देश 9th नंबर बना है? तो हमें पता चल गया, इसका आंसर क्या है? अल्जीरिया। चलिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स इम्पॉर्टेंट, मार्क कर दो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वैश्विक जनसंख्या का अनुमान क्या है? तो ये कह रहे हैं क्या हो सकती है टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन? तो इसका आंसर है 8.2 अरब, 8.2 बिलियंस हो सकती है इसकी पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स ग्लोबल पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ये रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? बताओ फटाफट, कौन रिलीज करता है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में किस देश को वैश्विक कौशल रैंकिंग सबसे ऊंची है? किस देश की सबसे ज़्यादा ऊंची है? सबको पता है, ये तो स्विट्ज़रलैंड है, ऊपर की ही कंट्रीज होती हैं आपकी। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड में आपकी ग्लोबल स्किल रैंकिंग और हाईएस्ट ग्लोबल हाईएस्ट स्किल्स वाले जो लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं। इस तरीके से याद रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में किस देश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे अधिक प्रभाव मिला था? मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आपका FDI है वो किस कंट्री में सबसे ज़्यादा आया था? तो किधर आया था? रेसिपिएंट कह रहा है, लगने को लग सकता है मे बी इंडिया हो सकता है, मे बी वियतनाम हो सकता है। ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन तो वियतनाम डाल सकता है, बट इसका आंसर क्या है? अमेरिका। USA में ही सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है। जनरली क्या होता है, यहाँ से निवेश जाता है, यहाँ निवेश आया है, तो ये आप याद रखिए। ठीक है, आंसर क्या है? USA, अमेरिका। चलिए, अभी कह रहा है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 का थीम क्या था? विषय पूछ रहा है आपसे, तो इसका विषय था निवेश सुविधा और डिजिटल सरकार, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट। ठीक है, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का थीम आप याद रखेंगे, इन्वेस्टमेंट ईजी तरीके से हो और डिजिटल गवर्नमेंट्स हो। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्रामीण उद्यमों को वित्तीय सहायता कौन सा संगठन प्रदान करता है? ये काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन है, सोच के बताइएगा, देखना नहीं है। हमें पता है कौन है? नाबार्ड है। अब आपको अगर पता होगा तो ये 3 श्रेणियाँ हैं इसकी। नाबार्ड डायरेक्टली जाके तो देता नहीं है, गांव गांव जाके नाबार्ड घूम रहा है कि पैसा ले लीजिए, पैसा ले लीजिए। तो नाबार्ड के नीचे सबसे नीचे तो जो एक्चुअली विलेज में ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूट पता होंगे आपको, PDs। नाइस, स्टैटिक ऑप्शन है, ये पता होना चाहिए आपको इकोनॉमिक्स में। मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट आपको पता नहीं पता हो तो बताइएगा, इसको देख सकते हैं हम एक बार। ठीक है, चलो। अच्छा, नाबार्ड स्टैब्लिश कब हुआ था ये बताओगे? अच्छा चलो ये छोड़ो, ये बताओ नाबार्ड, सिडबी, इडबी और एग्जिम बैंक,
ये चारों ही कब स्टैब्लिश हुए ये बता दो, मतलब पहला कौन हुआ, दूसरा कौन हुआ, तीसरा कौन हुआ, चौथा कौन हुआ, इस तरीके से बताओ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024-25 के लिए बजट में घोषित कुल कृषि ऋण लक्ष्य कितना है। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 2024-25 कितना बताया गया है, 24 लाख करोड़, ठीक है। इतना हम एग्रीकल्चर क्रेडिट देंगे टोटल। जिससे किसानों को ऑफ कोर्स क्रेडिट मिल सके, ठीक है। हमें तो आपको पता ही होगा किसानों को पहले से देने के लिए ये पूरा है। ओके ये कह रहा है 2024-25 में धान ग्रेड ए वेरी पैडी ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था, एमएसपी कितना था, पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कितने क्रॉप्स के लिए पूछ सकता है, जब यूपीएससी में ये पीवाईक्यू आ सकता है तो किसको कितना रुपया दिया गया ये नहीं पूछ सकते। मैंने आप सोच के देखिए, और अगर मैगजीन में दिया तो एक बार देखने में क्या इंपॉर्टेंट है, गेहूँ चावल थोड़ा बहुत देख लीजिए इनका। तो इसका क्या आंसर है, 2320 रुपये, ये इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये इसका एमएसपी है। अच्छा एमएसपी डिसाइड कौन करता है ये पता है ना, बताओ फिर एमएसपी डिसाइड कौन करता है, और क्या एमएसपी को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, वैसे नहीं है, ठीक है। चलो ये मैं बता देती हूँ, एमएसपी वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन बैक भी नहीं करता है, ये एक लेजिस्लेटिव एक्शन है। एग्जीक्यूटिव लेकर आया था, पॉलिसी बनी थी, इस तरीके से लेके आया था जिसका कोई वो कभी भी वापस ले सकते हैं। तो अगर आप कभी ये सोचे कि एमएसपी तो हमारा अधिकार है, तो एमएसपी अधिकार नहीं है। जब सरकार चाहेगी तो एमएसपी वापस लेगी, वो अलग बात है कि सरकार लेती नहीं है। अब उसमें नहीं जाती कि क्यों नहीं लेती क्या नहीं करती, बट ठीक है। तो अभी फिलहाल याद आपको क्या है, 2320 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024-25 में कुल में किस फसल को एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि प्राप्त हुई है, ठीक है, सबसे अधिक। अजीब अजीब से लगता है सुनने में, बट इसका आंसर क्या है, नाइजर सीड। वैसे अजीब है तो अच्छा है, याद भी जल्दी हो जाता है। अब वही गेहूं चावल को दे देंगे तो कैसे याद रखोगी, एग्जाम में भूल जाओगे गेहूं को दिया था कि चावल को दिया था। तो हाईएस्ट एमएसपी जिस क्रॉप को रिसीव हुआ है वो है नाइजर का सीड, याद रखो, नाइजीरिया से कोई सीड आया उसको मिला है, ऐसे याद रखें आपको, ठीक है। ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है वैसे ये। नाइजर बीज को एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि प्राप्त हुई है जिससे तिलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। चलिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ओके अगला क्वेश्चन है 2023 के बेसिक पशुपालन स्टैटिक्स के अनुसार भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है। ये तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं कि हमारे अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है दूध का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन, बाकी आर्थिकी से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 2022-23 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत कृषि और संबंधित क्षेत्रों से आता है, कितना आता है, 15.8%, ठीक है। एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहता है ये हमारी इकोनॉमी में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ भारत में अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, अंडा उत्पादन में तो क्या है, इंडिया का थर्ड पोजीशन है, थर्ड स्थान है अंडा उत्पादन में। किसके बाद है यूपी का थर्ड स्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बाद। भारत में अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, थर्ड है। किसके बाद आता है, पहला कौन है, तमिलनाडु, दूसरा कौन है, आंध्र प्रदेश, तीसरा है यूपी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने वाली योजना कौन सी है, ऊर्जा निवेश, सोलर एनर्जी। ओके मुझे थोड़ा पॉज करना पड़ा बाहर की शोर की वजह से। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो क्या कह रहा था कि भारत में सौर ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने वाली योजना कौन सी है, पीएम कुसुम, सबको पता है कुसुम योजना है। कब लॉन्च हुई थी, अच्छा देखो आपने योजना पढ़ी नहीं, किस साल आप पहले पढ़ेंगे,
ये याद, कुछ चीज़ें ना आपके दिमाग में ऐसे होनी चाहिए जो ऑटोमेटिक है, किसी को ना पूछना पड़े ना, आपके वो क्या ना सब कॉन्शियस माइंड में इस तरीके से फीड हो जाए कि योजना ओके, साल बता दो तुरंत, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो पीएम कुसुम। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यापार सुधार कार्य योजना ब्रैप 2022 में किस राज्य का शीर्ष स्थान था? यूपी। बिजनेस रिफॉर्म को पता है यूपी किस तरीके से बिजनेस की ओर भी अग्रसर है, पूरा इन्वेस्टमेंट बनाने में कि सबसे ज़्यादा निवेश यूपी में आना चाहिए, उससे तो क्या आंसर होगा? उत्तर प्रदेश। ओके, अब ये कह रहा है कि बाजरा पर्ल मिलेट जो होता है न्यून, इसका एमएसपी कितना है? तो 3,300, चलिए 3371 इसका एमएसपी है बाजरे का। मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, पुराना क्वेश्चन हो गया कह रही है। अच्छा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो 2023 था ही, 2024 कौन सा ईयर था और 2025 कौन सा होने वाला है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो ये था 2023, ये आप बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक किस वर्ष लॉन्च किया गया है? तो कब किया गया है? 2024, ये तो सबको पता है 2024। चलिए ओके, इसको स्किप करते हुए हम आगे चलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है भारत में खाद्य भंडार प्रबंधन का स्टॉक देखने के लिए? तो कौन सी है? ऑफ कोर्स फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई है, भारतीय खाद्य निगम आपका। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22-23 में पशुधन आबादी में किस राज्य का दूसरा स्थान था? तो राजस्थान का था। पहला क्या है पता है हमें? यूपी है। यूपी में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे किसका है? राजस्थान का है। किसमें? लाइव स्टॉक में, पशुपालन में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2022-23 में भारत के कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में हमने कितने परसेंट इंक्रीज़ किया है? तो 6.1% हमने इंक्रीज़ किया है, याद रहेगा 6.1%। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल है, स्टार्टअप है, प्लीज़ वर्ड बैंक मत समझिएगा। क्या है? स्टार्टअप ब्लिंक। कभी कभी हम ज़्यादा दिमाग लगाते हुए ना चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो आंसर क्या है? स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। चलिए तो हमारे 550 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर। आगे चलिए थोड़े बहुत और कर लेते हैं अभी, 10 मोर 5 मोर। चलो 2024 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने भौगोलिक संकेत टैग हैं? जीआई टैग कितने हैं? 78 हैं। इसके साथ ही यूपी सबसे नंबर 1 पे चल रहा है जीआई टैग के मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, अल्जीरिया है इसका आंसर, 9th मेंबर न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2024 के अनुसार जीडीपी कितनी थी? किसकी? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार कितना है? 6.6%। 2026 कह रही है, 2025 के लिए बोला गया इसको। ठीक है, 6.6%। ठीक है, तो बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको याद करवाया था। क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पहला ही आ गया, आगे देखना नहीं पड़ा। याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है वहाँ पे। मैरीटाइम ट्रेड दे दिया ना तो लगेगा नहीं नहीं तो अच्छा सही सा लग रहा है। तो देखो मल्टी सेक्टोरल तो याद रहता है, वो टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन है फिर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में किस राज्य का स्थान सबसे पहला है?
टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई पर कैपिटा में किसका स्थान सबसे ऊंचा है? तो गुजरात का है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2024 का थीम क्या था? स्टेडी ग्रोथ स्लोइंग इन्फ्लेशन। ये देखा हमने अभी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में सबसे पहली कंट्री कौन सी है? मतलब देश पहले स्थान पर कौन सा देश है स्टार्टअप में? तो यूएसए ही है, वहीं पे सबसे ज़्यादा है। हम भी आ रहे हैं, इंडिया भी पीछे पीछे है, बट अभी फिलहाल कौन है? यूएसए। चलिए अब ये बोल रहा है कि 2024 तक भारत में जीआई टैग की कितनी संख्या हो चुकी है? कुल कितने जीआई टैग प्रोवाइड किए जा चुके हैं? तो अच्छा नंबर है, हमारे भी 500 MCQs पूरे हो गए हैं। कितने? 500। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार 2024 में चीन की जीडीपी वृद्धि दर क्या है? ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, मैंने इसको इग्नोर किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है FA कॉफ़ी की स्थापना कब हुई थी? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और कॉफ़ी वाला कॉफ़ी नहीं, COFI वाला कॉफ़ी की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इंडियन स्टेट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कपड़ा निर्यात में पहला स्थान किस भारतीय राज्य का है? तो ये है तमिलनाडु का। तमिलनाडु भारतीय पहला स्थान है कपड़ा निर्यात के मामले में। ठीक है, तो हम यहीं तक रखते हैं अभी 562 तक, या फिर थोड़ा सा बचा है क्या? नहीं, चलो 2 ही क्वेश्चन बाकी है अभी के लिए इस PDF में, तो लेट्स डू। चलो ख़त्म कर लेते हैं कि भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है? वेस्टर्न ऑफशोर। ये पता है वेस्टर्न ऑफशोर में भी कौन कौन से ऑयल फील्ड्स हैं? अब आप जैसे ये मैप बनाएंगे आपको पूरे पता होंगे। यहाँ पे आपका डिगबॉय वाला भी है। फिलहाल ये क्या है? वेस्टर्न ऑफशोर। यहाँ से आपकी सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन होती है। मुंबई हाई है यहाँ पे, पता होगा आपको लोकेशन। अब आप मैप में देख के ये पूरा मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि IMF के अनुसार 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की GDP वृद्धि दर क्या अनुमानित है? कितनी है? 3.0%। ग्लोबल इकोनॉमी की किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ेगी? 3% के रेट से बढ़ेगी। कौन कह रहा है आपका? IMF कह रहा है आपका। ठीक है, अच्छा IMF से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ रखा है, आपको पता होगा ना। ये रिवर्स ट्रेंच, ये IMF का है, ये एक PYQ है, इसको एक बार आप देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल 3.0% की ग्रोथ से हम बढ़ रहे हैं। हमारा भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 600 MCQs हमारे पूरे हो जाएंगे एंड 400 विल बी लेफ्ट। चलिए इसको रिवाइज करिए, जो क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट में आंसर कीजिए एंड डू लाइक द सेशन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। चलो, थैंक यू एवरीवन।